सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, आसान है। दो टाइप की आपको सीरीज समझनी है जो होती हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कोई भी सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ नंबर है और उन सीरीज़ ऑफ नंबर में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम है तो उसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम है तो उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सीरीज़ है लेट से 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन, तो आपको दिख रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, क्या एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म वो सेम है, यानी कॉमन है। और कितना है वो 5, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये 5 क्या हो gया, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये बहुत ईजी है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना, ये आपका डी होता है। और इसी डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक तो या तो होता है आपको बोलते हैं कि बताओ अगर यही ऐसी ही सीरीज है तो बताओ 50वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर इस सीरीज़ में लेट से 30 टर्म्स हैं तो पीछे से 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है ना। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ऐसे ही जीपी होता है, जीपी में क्या होता है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सीरीज़ है 4 से ही स्टार्ट हो रही है बट 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है, फिर 64 है, फिर 128 है, फिर 256 है एंड सो ऑन। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, जो आंसर है वो सेम है यानी कि कॉमन है, सेम यानी कि कॉमन है। और उसी कॉमन आंसर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आर मतलब होता है कॉमन रेशियो, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन रेशियो जीपी के अंदर होता है और कॉमन डिफरेंस एपी के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो वो क्या है, 2 है, 8/4 2, 32/16 2, 16/8 2, ठीक है ना। यहाँ पर वो क्या है, 2 है। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ होती है कि अगर इस जीपी में लेट से 50 टर्म्स हैं तो बताओ 50वां टर्म क्या होगा, या फिर 40वां टर्म क्या होगा, या 30th टर्म क्या होगा, ये सब हमें फाइंड करना होता है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एपी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको क्लास में लॉजिक बताया था कि भाई देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले और आखिरी टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब अरिथमेटिक मीन होते हैं, याद है आप लोगों को। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम पहला और तीसरा टर्म देखें तो इन पहले और तीसरे टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 + 14 18/2 यानी कि 9। अच्छा, दूसरा टर्म और चौथा टर्म देखें, 9 और 19 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 9 + 19 28/2 14। अच्छा, 14 और 24 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 14 + 24 30, 30/2 19। तो इसी तरीके से पहले और आखिरी टर्म के बीच में जितनी भी टर्म्स है सब क्या है, अरिथमेटिक मीन है। क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन है तो इसी से इसका नाम पड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी तरीके से आपको आप लोगों ने एमसीटी चैप्टर रिवाइज कर लिया है, पढ़ा भी है क्लास में। उसके अंदर आपने मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन, याद आ रहा है। क्या करते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, जितने भी टर्म्स का निकालना उनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय और टू द पावर 1/2, या फिर टू द पावर 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 2 टर्म्स है तो उनको मल्टीप्लाई करोगे टू द पावर 1/2, 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे टू द पावर 1/3, याद आ रहा है। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब मुझे एक बात बताइए, 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 4 × 16 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कैलकुलेटर पे निकालो, 8 × 32 और फिर उसका स्क्वायर रूट, 8 × 32 और उसका स्क्वायर रूट 16, 16 और 64 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 16 × 64 और फिर उसका स्क्वायर रूट 32, 32 और 128 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 32 × 128 फिर उसका स्क्वायर रूट 64। तो आपने क्या देखा कि जीपी में क्या होता है, पहले और आखिरी टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स होते हैं सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन होते हैं।
ज्योमेट्रिक मीन की वजह से इसका नाम हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी और जीपी में जो इनके नाम है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक क्यों आता है? अरिथमेटिक आता है अरिथमेटिक मीन की वजह से, ज्योमेट्रिक आता है ज्योमेट्रिक मीन की वजह से। पहले टर्म और आखिरी टर्म के बीच में जितने टर्म्स होते हैं एपी में अरिथमेटिक मीन होते हैं, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको क्लास में सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो तो, भूल चुके हो सकते हो आप लोग। अब सुनिए, यहाँ पर अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म, ठीक है ना, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान के चलो एक बारात है जिसमें बाराती आए हैं, ये नंबर वो बाराती हैं और एक लाइन में खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर इसी पैटर्न से नंबर्स चल रहे हैं तो बताओ 10वां बाराती कौन होगा, 10th बाराती कौन होगा, 20th बाराती कौन होगा। बाराती यानी कि जो आए हैं, ठीक है ना, शादी में जो लोग आए हैं उन लोगों को हम बाराती बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम ये क्या है, ये नंबर्स जो बाराती हैं, बाराती यानी कि ये लोग शादी का फंक्शन अटेंड करने आए हैं, गेस्ट है। तो बताओ 10th अगर इसी सीक्वेंस में चलता रहे तो 10th नंबर पे जो गेस्ट होगा वो कौन होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर टी एन क्या होता है? टी एन होता है nth टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, याद आ रहा है, ए होता है फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी बताओ, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 4। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। ओके, अब आपको अगर जानना है कि 10वां बाराती कौन है, यानी कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तो ये 10 जो है ये tn है या n है? ये tn है या n है? ये है n, नंबर ऑफ टर्म्स। और आप जानना चाहते हो कि tn यानी कि t10, n क्या है हमारा? 10 है, तो t10 यानी कि 10th t फॉर टर्म क्या होगा? t क्या होता है यहाँ पे? टर्म। तो n, tn का मतलब क्या होता है? tn का क्या मतलब होता है? nth टर्म क्या होगा, यानी कि 10वां टर्म क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम t10 निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है फॉर्मूला? a यानी कि 4 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। तो 9 इंटू 5 आ गया 45, 45 प्लस 4 आ गया 49। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है, हम और 4 टर्म लिख लेते तो हमें 10th टर्म पता चल जाएगा। तो बताओ अगला क्या होगा? 34, उसका अगला 39, उसका अगला 44, और देखो 10th टर्म क्या आ गया? 49। आ रही बात समझ? ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि 10th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, ठीक है ना, तो आपको समझ जाना है कि 10 20 ये सब क्या है? n है, और हमें निकालना है कि इस नंबर पे कौन खड़ा है, वो टर्म क्या है जो इस पोजीशन पर आता है। गॉट इट। तो tn और n में आता है जनरली डाउट, समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ करके कि n गिवन है, tn गिवन है, n निकालना है या tn निकालना है, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझना। ठीक है ना। n के बारे में एक खासियत है कि n कभी भी 0 नहीं हो सकता, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी 0 नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, कुछ तो होगा उस सीरीज़ के अंदर, तभी तो वो सीरीज़ है। तो n कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, बट tn 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? अगर इस सीरीज में मैं माइनस साइन लगा दूं सबके पहले, आ रही बात समझ, तो बताओ a क्या है? नेगेटिव, तो tn भी क्या होगा? नेगेटिव। 50वां टर्म भी क्या होगा? -49, नेगेटिव। बट नंबर ऑफ टर्म्स क्या नेगेटिव होंगे? नहीं, वो तो अभी भी 10 ही हैं। आ रही बात समझ, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। आइए जी, अब ये बात हो गई थी हमारी किसकी? एपी की। अब एपी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपको कई बार सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता है, यानी कि जैसे कि अगर ये 10 टर्म्स हैं तो इन 10 के 10 टर्मों का सम क्या होगा, इन सबको अगर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn यानी कि सम ऑफ क्या है, इसका मतलब समझो, जैसे Tn क्या होता है? nth टर्म क्या होगा, ऐसे Sn क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। गॉट इट। ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? जल्दी बताओ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। यहाँ पे अगेन a n और d क्या है आपको पता है, a n और d क्या है आपको पता है, Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है ना। a n d तो ऊपर भी यूज़ हुआ था, देखो a n d ऊपर भी यूज़ हुआ था। ठीक है ना। a n d यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। अब इसी फॉर्मूले को हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? n/2 को n/2 लिखा, 2a को क्या मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ? a प्लस ए, एक a मैंने लिख दिया उसमें से, दूसरा जो a है वो मैंने प्लस के साथ a प्लस n माइनस 1d, एक a तो एफ लिख लिया, जो दूसरा है a प्लस n माइनस 1d, किसका फॉर्मूला होता है? tn का।
तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस टी एन। दो ए में से एक ए निकाला, लिख दिया, और ए के जो है वो फॉर्मूले का पार्ट बन गया, a प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले का पार्ट बन गया। ए के जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, इधर आ गया। तो a प्लस एन माइनस वन डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी एन लिख दिया। बात समझ आ गई आप लोगों को, ईजी है। अब अगर आपको इसी सीरीज़ के अंदर पहले 10 टर्म का सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 बाय 2, ए कितना था 4, और टी एन यानी कि आखिरी टर्म, टी एन यानी कि nth टर्म क्या है 49, हमने यहाँ पे लिख दिया 49। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 53 इंटू 10 530, 530 अपॉन 2 265। गॉट इट, ठीक है ना। तो इन सभी सम का जो एडिशन है, ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेटर पे मैनुअली ऐड करोगे 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 24, तो इन सबका सम टोटल क्या आएगा 265 आएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो आपका एपी की कहानी थी, ये आपके एपी की कहानी थी। एपी में इसके अलावा और कुछ है नहीं भाई, ठीक है ना। 2-3 बातें और है वो और बता देता हूँ, बट मेनली यही है, मेनली यही है। अब आ जाते हैं हम जीपी के ऊपर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला है टी एन का वो अलग है, क्या है वो बताइए, याद दिलाइए, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पर जल्दी से बताइए टी एन क्या होता है, वही सेम nth टर्म, nth टर्म, यहाँ पे भी टी एन क्या है nth टर्म, यहाँ पे भी टी एन क्या है nth टर्म। यहाँ पे ए क्या होता है, वही सेम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और आर क्या होता है जल्दी बताइए, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और इसी तरीके से एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताओ किस चीज़ का फर्क आया, एपी में डी था और यहाँ पर आर है, बाकी टी एन ए और एन सेम ही चीज़ होती है, और बाकी जो फर्क है वो फॉर्मूले का है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का वो डिफरेंट है। अब अगेन हम जानना चाहते हैं कि बताओ, पहले तो देखो ए क्या है और आर क्या है, देख के लिख लेते हैं। ए है 4 और आर है 2, ए है 4 और कॉमन रेशियो है 2। हमें लेट से निकालना है कि 10वां नंबर क्या होगा। अगर इसी तरीके से नंबर की काउंटिंग चलती रहे तो 10वें नंबर पे कौन बैठा होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टी एन इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय एन, और ए मल्टीप्लाई बाय आर, आर क्या है 2, टू दी पावर एन माइनस वन, एन कितना है 10 माइनस 1। बताइए 2 टू दी पावर 9 क्या होता है, 512, 512 इंटू 4 कितना होता है 2048, 2048। अब देखो अगर आप मैनुअली भी करोगे तो देखो सेम आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स तो ऑलरेडी लिखे हैं, 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो 256 इंटू 2 कितना होता है 512, 512 इंटू 2 क्या होता है 1024, और 1024 इंटू 2 कितना होता है 2048। तो देखो आ गया ऑटोमेटिकली वही टर्म। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो यही चीज़ निकालने का फॉर्मूला बना दिया टी एन का, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। क्योंकि अगर 10 टर्म है तो चलो मैनुअली लिख लिया, अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ 50वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, 25वां टर्म क्या होगा, तो ऐसे लिखने में टाइम लगेगा। इट्स बेटर कि आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो, हाँ उनके लिए फॉर्मूला काम आता है। अब सुनो, इसी तरीके से जैसे इधर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था, इधर भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। याद है क्या होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन क्या होता है जल्दी बताओ, अपॉन आर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। याद आ रहा नहीं आ रहा, भूल गए, बताओ सही लिखा है मैंने। एफ एन इज इक्वल्स टू आर एन माइनस वन अपॉन क्या लिखा है, एन माइनस वन आर माइनस वन, आर माइनस वन। तो यहाँ पर आप लोग गलती करते हो, आप दो जगह गलती करते हो, मैंने तो एक ही जगह करके दिखाई है। यहाँ पर एक आप एन माइनस वन करते हो तो आर माइनस वन की जगह, यहाँ पर भी गलती करते हो, एन टू दी पावर आर कर देते हो, आर टू दी पावर एन की जगह, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर देते हो, एन टू दी पावर आर कर देते हो, तो आपको लगता है एन टू दी पावर आर माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होता है। ये गलतियाँ नहीं करनी, इन गलतियों को अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट ओपन, क्या बेस में क्या था, आर या एन, आर टू दी पावर एन माइनस वन, और जो बेस में आता है याद रखो, जो बेस में आता है वही नीचे भी लिखना है, तो कभी डाउट नहीं आएगा। जो बेस में आता है वही नीचे लिखना है, बेस में आता है आर माइनस वन तो नीचे भी आर माइनस वन। गॉट इट, ठीक है ना। ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। बट ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब आपका कॉमन रेशियो मोर देन वन होगा, कॉमन रेशियो मोर देन वन होगा। हमारे क्वेश्चन में बताओ कॉमन रेशियो क्या है, 2, मोर देन वन है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है,
1 से छोटा मतलब 1/2 है, 1/3 है, ये भी कॉमन रेशियो हो सकता है, ठीक है ना। इन दैट केस आपका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस r -1 की जगह 1 - r हो जाएगा। तो r n -1 की जगह हो जाएगा 1 - r टू द पावर n, और बेस में भी डिनोमिनेटर में भी r -1 की जगह होगा 1 - r। गॉट इट, ठीक है। r 1 से बड़ा हो सकता है, r 1 से छोटा भी हो सकता है। क्या r 1 हो सकता है? क्या कॉमन रेशियो 1 हो सकता है? अगर r 1 है तो उसका क्या मतलब है, सारे टर्म सेम है। अगर सारे टर्म सेम है और आपको उनका सम निकालना है, लेट से 10 टर्म है, 10 के 10 2 है, और आपको उनका सम निकालना है, तो क्या करो, 2 × 10 कर दो। अरे कि नहीं बात समझ, 2 + 2 + 2 10 × 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 × 10 20 के बराबर आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है कि उसको करने की जरूरत ही नहीं होती। फिर अगर r 1 हो जाए तो अब सीधा क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ईजी। तो आपका r या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 कभी नहीं होगा। 1 का मतलब है कि एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, आंसर सेम आ रहा है। तो सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और अगर सारे टर्म सेम है, अगर सारे टर्म सेम है, जैसे कि इस केस में देखो r क्या है, 1 है, और लेट से 5 टर्म है, इनका सम क्या होगा, तो 3 × 5 कर दो, आंसर आ गया 15। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 आ गया, ठीक है। और इसको आप AP भी बोल सकते हो क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी है, किसी भी टर्म को पिछले टर्म से माइनस करोगे आंसर सेम आ रहा है, 0। आइए जी, अब पहले ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में हम पहले 10 टर्म का सम निकाल करके देखते हैं, ठीक है ना। पहले 10 टर्म का सम निकाल करके देखते हैं, 2048। तो क्या होगा बताइए फॉर्मूला, a यानी कि 4, r यानी कि 2, पार n 10 टर्म्स का सम निकालना है, -1/2 - 1। 2 पार्ट n क्या होता है बच्चों, 1024, 1024 - 1 कितना होता है, 1023। 1023 × 4 कितना होता है, 4098, 4092, 4092, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप मैन्युअली भी कैलकुलेटर पे इन सभी नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। क्लियर, इजी, हाँ जी, इजी इजी। एक चीज़ और समझ लो, ये मैंने आपको बता दिया, एक दो चीज़ और समझ लो, खत्म हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n + 1/2। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 5 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आंसर 15 आ जाएगा। बट अगर आपको वो सब निकालना है तो आप n की जगह 5 लिख करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। तो 5 + 1 6, 6 × 5 30, 30 / 2 15 आ गया। और वैसे भी काउंट करोगे फिंगर्स पे कैलकुलेटर पे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तब भी 15 आएगा। यानी कि अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करो, इस फॉर्मूले का यूज़ करो। अभी तो देखो 5 थे तो आपने मैनुअली निकाल लिया, बट अगर कोई बोले पहले 50 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो फिर क्या करोगे, कैलकुलेटर पे 1 2 3 4 50 तक ऐड करोगे, टाइम लगेगा। तो क्या करो, 50 + 1 51 × 50/2 करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझा गया आप लोग को। इसी तरीके से अगर आपको पहले n ऑड नंबर का सम निकालना है, यानी लेट्स आपको पहले 5 ऑड नंबर का सम निकालना है, तो पहले 5 ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 और 9। और इन सब का सम अगर मैनुअली करोगे तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, और 16 + 9 25, आंसर आ जाएगा 25। अब इसने क्या बोला कि आप n की जगह 5 पुट करो, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, n² होता है। पहले n ऑड नंबर का सम क्या होता है, n² होता है। अगर पहले 5 ऑड नंबर का सम 25 है तो पहले 6 का क्या होगा, 11, 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, 11, 25 + 11 क्या होता है, 36, n की जगह 6 लिखोगे, 6² क्या होता है, 36। अरे बात समझ, ठीक है ना। तो इस सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला, ये भी आपको लर्न करना है, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है ना। आइए जी, फिर अगला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। पहले 5 नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। तो देखो ऐसे 25 + 16 41,
41 प्लस 9 50, 50 प्लस 4 54 प्लस 1 55 होता है। अब देखो यही सेम आंसर आएगा अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करते हो तो 5 5 प्लस 1 यानी कि 6, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11, टी एन यहाँ पे n क्या होगा टी 25 टी 25 टी 25 यानी कि 7, तो 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 11 46, तो 25 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 46 बाय 5, ये आ गया 5, ये आ गया 23 और ये आ गया 115। समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए हैं, बट मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस अभी ले रहा हूँ जो उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। बाकी तो आप लोग कर लोगे, एक बार रिवाइज करना, अपने क्लास नोट्स निकालना करना। 35 करते हैं। In a certain arithmetic sequence, if the 24th term is twice the 10th term, again 24th term is twice the 10th term, then 72nd term is twice the, तो कह रहा है कि 72nd term twice of which term होगा, तो मैं बोल देता हूँ let it be twice of kth term, तो t के बराबर हो गए, k निकालना है हमें, ठीक है ना। find ठीक है ना, then find 72nd term is twice the which term यानी kth term आपको निकालना है, kth term, क्योंकि मैंने that term को, उस missing term को k ले लिया है। अब बताओ t24 को क्या मैं a प्लस 23d लिख सकता हूँ और t10 को a प्लस 9d, तो a प्लस 23d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 18d। अब 23d माइनस 18d कितना होगा 5d और 2a माइनस a कितना होगा a, तो a की वैल्यू आ गई 5d। t72 को क्या मैं a प्लस 71d लिख सकता हूँ और tk को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। आ रही बात समझ? गॉट इट? अब बताओ a की वैल्यू क्या पुट करूंगा 5d प्लस 71d कितना होगा 76d, a प्लस के डी माइनस डी, ठीक है ना, ब्रैकेट खोल दिया, तो 76d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a की जगह क्या लिखूंगा 5d प्लस के डी माइनस डी। बताइए जी 5d माइनस डी कितना होगा 4d इंटू 2 कितना होगा 8d और kd इंटू 2 क्या होगा 2kd। क्या मैं d कॉमन ले लूँ और d कट फिर कट भी जाएगा, 8 प्लस 2k, d और d कट गया, तो 76 माइनस 8 कितना होता है 68 इक्वल्स टू 2k, तो k कितना आ गया 34। समझ आ गया? ठीक है, इजी। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। देन द फर्स्ट टर्म इज आपको ए निकालना है। क्वेश्चन जीपी का याद रखना, एपी का नहीं है, जीपी का है। तो पहले तो जीपी में टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1। T5 का क्या मतलब है n5 है, तो क्या हो जाएगा a r 5 माइनस 1 यानी a r टू द पावर 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। और T2 क्या हो जाएगा बताइए, a r 2 माइनस 1 यानी कि 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ए आर की वैल्यू क्या मैं इधर पुट कर सकता हूँ? क्या बोलोगे सर कैसे करोगे, यहाँ पे तो ए आर, यहाँ पे ए आर टू द पावर 4 है। सुनो बच्चों, ए आर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब करा जा सकता है इसको, ए आर टू द पावर 4 को ए आर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, क्योंकि आर और मल्टीप्लाई होकर के आर टू द पावर 4 हो जाएगा। अब क्या मैं ए आर की जगह ए आर की वैल्यू डाल सकता हूँ? हाँ,
तो यार की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। क्या अब आप आर निकाल लोगे? क्या मैं इसमें मेरे बताने की कुछ ज़रूरत है? अब निकालो और बताओ क्या आ रहा है, जल्दी निकालो। आ गया? इसमें कैलकुलेटर के बच्चे को ज़रूरत है नहीं, आप यूज़ तो कर रहे हो बट ज़रूरत नहीं है। 3/2 आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए। तो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बाय चांस आ जाए तो इसके अंदर आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 27/8 और आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो जब ये 3 टर्म्स जीपी में अज्यूम करने होते हैं तो वो 3 टर्म्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए। a/r, a और ar। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है पहले 3 टर्म्स का वो क्या है 27/8 है। r और r कट गया, a क्यूब 27/8 आ गया, तो r a कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? 3/2, क्योंकि 27 को 3 क्यूब लिखेंगे, 8 को 2 क्यूब लिखेंगे, तो इसको हम 3/2 होल क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब और a का क्यूब कट गया तो a कितना आ गया 3/2 आ गया। अब आपको मिडिल टर्म निकालनी है, बताओ मिडिल टर्म a ही तो है, हाँ है ना, तो 3/2 आपका आंसर आ गया। आपके ध्यान सुनना, a वैसे तो फर्स्ट टर्म होता है बट आपने पहले टर्म को a/r लेना कि a, मिडिल टर्म आपका a है और आपने a निकाल लिया है तो आपको मिडिल टर्म आ चुका है। क्लियर हो गई बात? इजी आइए जी।